इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से जो है स्वागत है। आज जो है इस केमिस्ट्री क्लास में हम जो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। देखिए, एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो इधर उधर जा करके लोगों को जो है अपने ज्ञान के बारे में बता रहे थे। तब उसी बीच में एक बार वो जो है एक गांव से ऐसे गुजरते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे गड्ढे जो है दिखाई देते हैं। तो उन गड्ढों को देख करके उनके शिष्य लोग कहते हैं ये गड्ढे जो है ये क्या है, ये क्यों खोदा गया है। यानी उन गड्ढों के बारे में महात्मा बुद्ध से पूछते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ये गड्ढे जो है, बहुत सारे गड्ढे जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए जो है गांव वालों ने खोदा था, लेकिन जो है उनके अंदर धैर्य की कमी के कारण वो जो है प्यास नहीं बुझा सके और इस प्रकार से ये गड्ढे जो है बने हुए हैं। और जब पानी वहां पर उन गड्ढों में नहीं पाते हैं तो वो जो है उस गांव को छोड़ करके चले जाते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर जो है धैर्य की कमी होगी तो आप भी किसी कार्य में सफलता नहीं पा सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर धैर्य का होना आवश्यक है। धैर्य का होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको धैर्य बना के रखना चाहिए और कंटिन्यूटी उस पर लगना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने गड्ढे को पानी की तलाश में खोदा और एक गड्ढे जब कुछ गहरे खोदने के बाद उनको ऐसा लगा कि जो है वो वहां पे पानी नहीं है, तो फिर उन्होंने दूसरा गड्ढा कुछ दूर पर खोदना स्टार्ट किया और दूसरा गड्ढा खोदने पर फिर वही धैर्य की कमी होने के कारण जिस तरीके से उन्होंने कई गड्ढे खोदे, अगर वही कई गड्ढे अलग अलग ना खोद कर एक ही जगह पे खोदे होते तो शायद उनको पानी मिल गया होता। इसी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस तैयारी को अगर आप मान लीजिए अलग अलग जगह पर जो है यानी कुछ दिन कर करके फिर छोड़ देते हैं, फिर आप कुछ दिन करके छोड़ देते हैं, इस तरीके से आप भी अगर धैर्य नहीं बना करके एकजुट होकर के नहीं तैयारी करते हैं तो आपको भी अपने कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी महात्मा बुद्ध की, इसको कमेंट करके बताइएगा। और हमारा आज का टॉपिक है जो केमिस्ट्री का, ये देखिए हिंदी मीडियम की क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें हम यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। हमारा ये जो लेक्चर्स है डेली आपको एक क्लास जो है देखने को मिलेगा, वो दूसरे सेकंड मीटिंग में जो है 4:35 पर डेली हम आपको वीडियो जो है पब्लिश करवाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, देखिए जो हमारी क्लास है, आप हमारी क्लास में जिस तरीके से आप किसी कोचिंग में जाकर के पढ़ते हैं तो आप वहां पैसा देते हैं, यहाँ आपको कोई पैसा नहीं देना है। बस केवल आप अपने घर पे जो है डेली आप जो है 5 बजे 6 बजे जब भी आपको समय मिले इत्मीनान से आप जो है हमारा चैनल जो है ओपन करके आप इत्मीनान से डेली अपना नोट्स बना सकते हैं। और इस नोट्स देखिए, हमने अभी तक अपने करियर में जितने लड़कों को पढ़ाया है सभी लड़कों ने मैक्सिमम मार्क्स यानी अपने ऑल सब्जेक्ट्स में सभी सब्जेक्ट्स के मुकाबले जो है सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं। तो ऐसे आप भी जो है अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है लेके आ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल कॉपी पेन ले करके जुड़ जाना है। जो वीडियो होगा बस 25 मिनट 30 मिनट, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा लेक्चर्स में हमारा जो है वीडियो होगा और आराम से आप जिसको देख करके आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। पिछले लेक्चर्स में हमने जो देखा था, पिछले लेक्चर्स में हमने विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं, बहुत सारी विधियां थी, उनको हमने बारी बारी करके 2 लेक्चर्स में जो है 2 या 3 लेक्चर्स में जो है पूरा कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है उसको देख सकते हैं। आज हमने जो बढ़िया टॉपिक लिया है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इसके अनुप्रयोग क्या है, सभी चीजें इसमें हम देखने वाले। देखिए, हेनरी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपना जो नियम दिया है, किस पर नियम दिया है। देखिए, एक बात आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं विलयन, इतना तो आपको पता है, विलयन पढ़ रहे हो। विलयन में आपने देखा है विलय और विलायक 2 लोग मिल करके जो है, आप जानते हैं कि विलयन जो हमारा है वो विलय
और विलायक आपस में मिल करके जो है विलयन का निर्माण करते हैं। इतना तो पता है कि विलय और विलायक मिल करके हमारा जो है विलयन बनाते हैं। अब ये जो विलयन बनाते हैं, इसी विलयन के लेसन में हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी के नियम कहते हैं कि गैसों की द्रव में विलयता, यानी अब आप जानते हैं विलय जो होता है ज्यादातर सॉलिड होता है और विलायक जो होता है ये लिक्विड होता है। आप यही जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो विलयन बनता है, ठोस को द्रव में घोलते हैं तो विलयन बनता है, और ये भी जानते हो लिक्विड को भी लिक्विड में घोलते हैं तब भी विलयन बनता है। यहाँ पर हेनरी की खास बात यह है, इन्होंने जो है गैस को जो है लिक्विड में घोला है। किसमें घोला है? गैस को लिक्विड में घोला है। यानी हेनरी का नियम ये कहता है कि गैसों की द्रव में विलयता। हेनरी का नियम किस पर आधारित है? गैसों की द्रव में विलयता, यानी गैस को जल में घोल करके विलयन बनाया गया है, ये हेनरी का नियम कहते हैं। यानी हेनरी का नियम ये कहता है कि गैस में द्रव की विलयता किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हेनरी का नियम बताते हैं। तो हेनरी ने अपना 3 नियम दिया है, तीनों को हम बारी बारी करके देखेंगे, एक एक नियम को हम बारी बारी समझते हैं। हेनरी ने अपना जो पहला नियम दिया है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, आप जानते हैं विलयन पढ़ रहे हो तो विलयन में कोई भी रूल्स होगा तो हमेशा स्थिर ताप पर ही कहा जाता है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान, किसके? कोई विलायक के इकाई द्रव्यमान में, यानी जो हमारा विलायक होगा जिसमें हम गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की जो मात्रा होती है, कितनी गैस की मात्रा घुली होती है? इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है। यानी जितना उस पर दाब लगाया जाता है ये उसके समानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है। यानी अब विलायक का जो इकाई द्रव्यमान है वो किस पर डिपेंड करता है? वो उसके दाब पर निर्भर करता है, उसके दाब के जो है समानुपाती होता है। आप जानते हैं P जो होता है ये दाब होता है और W जो है विलायक का जो है इकाई द्रव्यमान होता है। ठीक, तो अब ये आप जानते हैं समानुपाती हटाएंगे तो कोई न कोई नियतांक लाएंगे ही लाएंगे। इसको अगर इधर ले लिया जाए तो W/P बराबर स्थिरांक आ जाएगा, बराबर जो है स्थिरांक बोला जाए। अब अगर ये W को हम ऐसे मान लें कि विलायक में गैस के मोल, विलायक में गैस के मोल बटा गैस अवस्था में गैस के मोल बराबर जो है स्थिरांक होता है। आप जानते हैं कि विलायक में गैस के मोल, ये जो W है विलायक में गैस के मोल और गैस अवस्था में गैस के मोल जो है बराबर जो है स्थिरांक जो है निकल के आता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलायक में घुली जो गैस की मात्रा होती है वो उसके दाब के जो है उस गैस के विलायक के दाब के समानुपाती होता है। तो वही दिया है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की जो मात्रा होती है, ये W में जो मात्रा होती है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। तो इसको इधर लाओगे W/P बनाओगे, समानुपाती हटाओगे तो कोई न कोई स्थिरांक रखोगे। तो इतना आप जो है ये जो है हेनरी का पहला रूल्स जो है बताता है। अब हम हेनरी के दूसरे रूल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इन्होंने 3 रूल्स दिए हैं, तीनों में से तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस पर आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा। हम बारी बारी तीनों की चर्चा करेंगे, इसमें जो आपको आसान लगेगा उसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे पहला वाला सबसे ज्यादा आसान है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा जो होती है वो उसके दाब के समानुपाती होता है, यानी W समानुपाती P जो है होता है। अगर इसके हम दूसरे रूल्स की बात करें तो दूसरा रूल ये कहता है कि दिए गए ताप पर, यानी जितना टेम्परेचर हो उसका, दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन, यानी किसी भी विलायक में घुली गैस का जो आयतन होता है उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। ये भी बहुत आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। दिए गए ताप पर किसी विलायक में, कोई विलायक, अरे विलायक में ही तो गैस घोलोगे, कहीं अलग तो घोलोगे नहीं, तो किसी विलायक में घुली गैस का आयतन जो होता है उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। भाई आयतन आप जानते हैं, गैस का आयतन हमेशा V में होता है, तो V जो होगा समानुपाती P,
और क्या लिखा है उसके दाब के पर निर्भर नहीं करता, यानी ये जो P0 है, जीरो लगा देंगे कि इस पर जो है निर्भर नहीं करता है, यानी जो इसका आयतन होगा वो उसके दाब, यहाँ जीरो का मतलब हुआ नॉट, इस पर नहीं 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 के, देखो अभी जीरो ना लगाते तो उस पर निर्भर करता, लेकिन अगर जीरो लगा देंगे P के ऊपर तो इसका मतलब इस पर निर्भर नहीं करता। इतनी बात समझ में। अब अगर इस समीकरण को थोड़ा और डिटेल में आपको समझना हो तो इसको आप कह सकते हैं, माना किसी गैस के W ग्राम को दाब P पर किसी विलायक में घोलते हैं। भाई अगर इसको डिटेल में और समझना है तो माना किसी गैस के W ग्राम को, कोई गैस है जिसका W ग्राम को दाब P पर किसी विलायक में घोलते हैं, तो घुली गैस का आयतन, देखो जब घोलोगे तो घुली गैस का जो आयतन होगा, आप अब इसको याद कैसे करोगे, कहां से लाओगे आयतन, तो यह एक बात आप जानते हैं कि आपने पीवी बराबर W/m RT नाम सुना होगा। अरे नहीं सुना है जिसको सुने हो, पीवी बराबर nRT का नाम सुने हो ना, पीवी बराबर nRT आपने सुना है, और n की वैल्यू तो पता है कि W/m होता है, ये भी आपको जानकारी है, तो ये हमने n की जगह पे W/m रख दिया। अगर हम यहाँ पे v को रोक ले तो v बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर w है, r है, t है, नीचे ये m है और ये p यहाँ आ जाएगा, तो ये v बराबर ये फार्मूला हमें जो है आयतन का मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो W ग्राम, यानी किसी गैस का जो W ग्राम को दाब P पर किसी विलायक में घोलते हैं तो गैस का आयतन पूछ रहा है, अरे ये गैस का फार्मूला ही तो है, तो इसी में आपका ये V बराबर हो जाएगा W/RT/m और इंटू V। देखो इसको रटना नहीं पड़ेगा, यही से आप समझोगे कि गैस के समीकरण से जो है लिया गया है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि इसी समीकरण में यदि मान लीजिए यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना मतलब दाब हमारा जो हो वो 2p कर दिया जाए, तो गैस का 2W ग्राम जो है घुलेगा। भाई कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हमने हमारा ये है, यदि दाब बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो जो गैस जो हमारी घुलेगी तो उसकी जो मात्रा होगी वो भी 2W ग्राम जो है घुलेगा, यानी जो W ग्राम था वो अब जो है 2W ग्राम जो है घुलेगी, गैस की मात्रा जो है 2W ग्राम घुलेगी। अब जब इतना परिवर्तन आप कर रहे हो तो जो गैस का आयतन होगा, तो गैस का आयतन, भाई आयतन हमारा V1 होगा, आयतन भी तो चेंज होगा, अरे कुछ परिवर्तन कर रहे हो तो उसमें आयतन भी तो आपको बदला हुआ दिखाई देगा। तो अब ये जो हमारा परिवर्तन है इस समीकरण पर रखेंगे तो V1 बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए W जो है 2W हो गया है, तो 2W हो गया, RT तो सेम रहेगा और बटे में ये हमारा m जो है ये रहेगा ही रहेगा, और ये P जो है 2P हो जाएगा, क्योंकि हमने 2P कर दिया है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कुछ नहीं किया, दाब बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो आयतन जो घुलेगा ऑटोमेटिक दुगना होगा, और इस स्थिति में जो गैस का आयतन होगा इसको हमने V1 मान लिया, और फिर V1 बराबर इसी में जो है हमने बढ़ा दिया, ये समीकरण हमारा 2 तैयार हो। अब ध्यान समझिए, इस समीकरण 1 और 2 की जो है हम तुलना करा देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पर, तुलना करने पर ध्यान समझिएगा भाई, समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना कराते हैं तो ध्यान समझिए, अरे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये V1 बराबर WRT/2MP बचेगा, अरे WRT/MP तो इसमें भी तो वही है, तो कुल मिला के ये कट जाएगा, ये दोनों आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा V बराबर V1 बच जाएगा, अरे इधर वाला ही तो बचेगा, ये तो पूरा साफ ही हो जाएगा। तो ये आपका तुलना जब कराओगे तो V बराबर V1 जो है हमारा समीकरण निकल के आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये जो है कहा गया, दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है।
यानी जो उसका आयतन होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से इसको जो है सिद्ध किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो इनका जो है दूसरा नियम था। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। देखिए, अगर हम तीसरे नियम की बात करें हेनरी का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जाने रखिएगा। किसी गैस द्रव के विलयन में, अरे हम पढ़ क्या रहे हैं, हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं। तो हेनरी के नियम में गैस को द्रव में घोल करके विलयन बनाया जा रहा है। तो किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, गैस को विलयन बनाएंगे जल में घोल करके, तो उसके विलयन के ऊपर जो है गैस द्वारा कोई ना कोई दाब उत्पन्न होगा। अरे मिलाओगे तो दाब चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ दाब, जब विलयन बनता है तो विलयन का दाब अलग होता है, और अलग अलग जो होगा विलयन, जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट्स होगा, अब मान लीजिए गैस है तो गैस का अलग होगा और हमारा वाटर का अलग होगा, अगर वाटर है तो दोनों को जब मिला दोगे तो अब जितना रहता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन विलयन बनने पर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया कि विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, यानी जो दाब लगाएगा वो विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी जो विलयन हमारा होगा उसके गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी जो गैस होगा उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये जो है हेनरी का जो है तीसरा नियम। आप इसे कह सकते हैं किसी गैस का आंशिक दाब जो होगा वो P होगा, सीधी सी बात है। आंशिक दाब जो होगा वो समानुपाती होगा विलयन में गैस के मोल प्रभाज। भाई किसी गैस का जो आंशिक दाब P होगा वो समानुपाती होगा विलयन में गैस के मोल प्रभाज के। किसके समानुपाती होगा? विलयन में गैस के मोल प्रभाज के। अगर आप यहां से इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, यानी P समानुपाती विलयन में गैस के मोल प्रभाज, यानी किसी गैस और द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको आप अच्छे जान लीजिए। अब आप समानुपाती जब हटाओगे तो P बराबर, अब ये चूंकि हेनरी का नियम है तो हेनरी कांस्टेंट रखेंगे, एक कांस्टेंट को K लिखा जाता है, और हेनरी है तो इसको KH लिखा जाता है। और सुनिए, जो विलयन में गैस के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को यहाँ पर जो है X द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया है, यानी X जो है विलयन में गैस के मोल प्रभाज होता है। तो ये आपका P बराबर KH इंटू X जो है, ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि इसमें जहां KH जो है हेनरी स्थिरांक है, KH कौन है? हेनरी स्थिरांक है, जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो है ये आपका KH है, हेनरी कांस्टेंट है, किस प्रकार की गैस है वो उसके नेचर के ऊपर निर्भर करता है। तो ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो हमारा X और P है, इन दोनों के मध्य ग्राफ कैसा बनता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी ग्राफ दे देते हैं, तो ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए P है और ये इसका X आ जाएगा। तो P और X में अगर ग्राफ की बात करें तो एकदम जो है बीचों बीच से ऐसे सीधा जो है देखने को ग्राफ मिलता है। ये हमारा जो ग्राफ है गैस के दाब तथा मोल प्रभाज में संबंध, ये जो हमारा ग्राफ है ये गैस का दाब और उसके मोल प्रभाज में संबंध को जो है इस तरीके से दर्शाता है। इसको आप जाने रहेगा, ये ग्राफ जो है अक्सर जो है कभी कभी बनाने को दे दिया जाता है, किस प्रकार का दिखाई देता है, तो आप जाने रहेगा ये X हो जाएगा, P हो जाएगा, और दोनों के बीचों बीच में जो है इस तरीके से दिखाई देता है। तो हेनरी का नियम समझ में आ गया होगा। हेनरी के नियम में पूछ लिया जाता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी। देखिए हेनरी का जो नियम है इस पर कुछ क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया पर जो है काम करता है, अन्यथा जो है हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है? तो इनकी जो पहले क्राइटेरिया है कि गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए,
यानी हेनरी का नियम ये कहता है कि जो गैस का दाब है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। यानी गैस का दाब बहुत उच्च होना नहीं चाहिए, ये पहला हो गया। दूसरा नियम ये कहता है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, हेनरी का नियम ये कहता है कि जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम टेम्परेचर होता है तब भी वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि विलायक मतलब यानी जल हो जिसमें आप घोल रहे हो वो विलायक है, और जिसमें जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा, ठीक है। तो विलायक में गैस के आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? विलायक में गैस के आणविक अवस्था, जैसे मान लीजिए गैस कोई आपने गैस लिया, उसको जो है विलायक में घोला, जल में मान लीजिए आपने घोला, तो अब जल में घोलने पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस गैस को आप उसमें घोले हो उसका आणविक अवस्था चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलरिटी चेंज हो जाए। तो आणविक अवस्था चेंज होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप उसमें O2 डाले हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने उसमें O2 डाला है, ऑक्सीजन डाला है, अब पता चला O अलग हो गया, यानी परमाणुओं में विघटित हो गया। यानी वो घुलने के बाद गैस जो है हमारा विलायक में घुलने के बाद उसको ज्यों का त्यों बना होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि उसकी आणविक अवस्था आयनिक अवस्था में ना चेंज हो जाए, ना वो आणविक अवस्था से आयनिक अवस्था में जाए, और ना ही वो गैस के पार्टिकल आपस में चिपक के बड़े पार्टिकल बनाने पाए। यानी जैसा आप गैस का पार्टिकल आप मिलाए हो वैसा ही उसमें वो घुलना चाहिए। ये मोस्ट है कि जो विलायक में गैस के आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो वो उस मिलने के बाद उसमें विघटित होना चाहिए और ना ही उसमें संगुणित होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी जो हमारा गैस है वो विलायक के साथ कोई किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। गैस का दाब जो है बहुत ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये होगा, दाब जो है मीडियम में होना चाहिए। और दूसरा, ताप बहुत कम यानी टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है, विलायक में गैस की आणविक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी घोलने के बाद ना वो विघटित हो और ना ही संगुणित हो, ना किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन विलायक के साथ ना करता हो, तब ये जो है हेनरी का नियम लागू होता है। तो ये इनकी सीमाएं। अब इसमें जो बहुत पूछा जाता है कि हेनरी के नियम का उपयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए, एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे विकल्प में ही मिले और या आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर इसके क्वेश्चन जो है आपको देखने को अक्सर मिलते। देखिए, ये जो हमारा हेनरी के नियम के उपयोग की अगर हम बात करें तो पहला जो उपयोग है इनका कि मृद पेय, आप जानते हैं जो आपके बोतल आते हैं मृद पेय, कोका कोला, इस समय जो है जो आपके जितने भी बोतल आते हैं, कोका कोला है, थम्स अप है, जो भी चीजें हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के, यानी इसमें जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने में विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, यानी खूब अच्छे से उसी में मिला रहे, इसके लिए जो है उसके बोतलों को जो है उच्च दाब पर सील किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी ढक्कन खोला जाता है तो वो इतना दाब होता है कि बहुत तेज आवाज करता है। तो पहला इनका उपयोग यह है कि मृद पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर जो है सील किया जाता है, पहला इनका उपयोग है। दूसरा उपयोग है, आपने देखा होगा कि जो गोताखोरी करते हैं, जो समुद्र में गोताखोरी या नदियों में गोताखोरी करते हैं, तो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, अपने साथ जो है एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। उस गैस के सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें जो है हीलियम की कुछ मात्रा जो है मिलाई होती है। ऐसा क्यों है? क्यों ऑक्सीजन के साथ हीलियम की मात्रा मिलाई गई होती है? तो देख, आप जानते हैं कि हम जो नेचुरली गैस ले रहे हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी बहुत सारे गैसों का मिश्रण हम जो है लेते हैं, तो हमारा जो है चल रहा है। अब पता चले आप सिलेंडर में केवल आप और O2 ही लेकर के जाओगे,
तो दो कमी है। पहली बात तो जब आप O2 लेके जाओगे और जब समुद्र में जाओगे तो वहां पर वो ऑक्सीजन जो है आपके शरीर में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होगा और वो सिलेंडर आपका जल्दी खर्च होने का डर रहेगा। पहली बात हो गई, ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये होगी, जब आप बाहर निकलोगे तो आप बाहर नेचुरली गैस जो ले रहे थे उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी विभिन्न गैसों का मिश्रण ले रहे थे। तो अब पता चले थोड़ी देर के लिए आप डायरेक्ट केवल ओरिजिनल ऑक्सीजन लोगे, तो जब बाहर आओगे फिर वही नेचुरली गैस लोगे, तो नेचुरली गैस जब दोबारा लोगे तब आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, दर्द करेगा भाई। आप प्योर ऑक्सीजन थोड़ी देर लेके आए हो जब और बाहर आओगे नेचुरली जब गैस लोगे तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो दर्द के प्रभाव को कम करने के लिए ऑक्सीजन में जो है हीलियम गैस का मिश्रण मिलाया जाता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी कि जो गोताखोरी करते हैं तो गोताखोरी करने वाले श्वसन के मिश्रण में O2 के साथ हीलियम मिलाई जाती है। उनके O2 के मिश्रण में जो है हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिससे वापस आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। इतनी बात समझ में आई। और एक चीज जान लीजिए इसमें क्या है कि अब जब आप हीलियम गैस मिलाए रहते हैं तो वो हीलियम गैस जो है होने के कारण वो जो आपके ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है वो जो है बहुत कम शरीर एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो सिलेंडर भी ज्यादा देर तक चलता है। एक ये फायदा है इसका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फेफड़ों में आप जानते हैं आपका जो फेफड़ा है इसमें O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, अरे O2 जाता है, CO2 बाहर आता है। आप जानते हैं नाक से जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है और जब बाहर गैस निकालते हैं तो उसमें CO2 निकलता है, कुछ CO2 की मात्रा भी होती है। तो O2 और भाई O2 आप ले गए, CO2 बाहर लाए तो कहीं ना कहीं तो एक्सचेंज करेगा। तो जो एक्सचेंज होता है वो भी जो है हेनरी के नियम पर आधारित होता है। यानी O2 और CO2 का जो एक्सचेंजिंग होता है वो भी हेनरी के नियम पर आधारित होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जाने रहेगा। तो ये तो था हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है और हेनरी के नियम के उपयोग क्या है। इस पर हमें एक उदाहरण जो है देखेंगे, एक न्यूमेरिकल जो है देखेंगे। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि H2 और जल के लिए यानी हाइड्रोजन गैस जो है जल में मिलाया गया है। ये बताया गया है H2 और जल के लिए KH का मान यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है दे रखा है 5.34 × 10⁷ टोर है। देखिए हेनरी में जो है जो हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट है वो टोर माना जाता है, टोर है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस के विलयन के ऊपर आंशिक दाब जो है H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टोर हो, कितना हो, आंशिक दाब जो है 760 टोर है। तो H2 गैस की विलयता ज्ञात कीजिए, यानी H2 गैस का ये विलयता आपको निकालना है। और क्या कहा दिया गया है, माना जल तथा विलयन का घनत्व समान है, यानी जो जल है और जो विलयन है दोनों का घनत्व समान है। ये जो है बता रखा है। तो H2 गैस की विलयता जो है निकालना। आप जानते हैं हेनरी का जो नियम कहता है, हेनरी के नियमानुसार भाई हेनरी का नियम क्या कहता है कि P = KH × X। ये जो है हेनरी का नियम है, यानी P = KH × X, ये हेनरी का नियम है, यही हेनरी का नियम कहता है। तो XH2 यानी हाइड्रोजन का जो मोल प्रभाज होगा, आप जानते हैं मोल प्रभाज होते क्या है। हमने आपको बताया है कि किसी का भी अगर मोल प्रभाज निकालना हो, जैसे मान लीजिए H2 का मोल प्रभाज अगर हम निकाल रहे हैं मोल प्रभाज, तो आपको पता है कि H2 के मोल ये तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा अगर मान लीजिए यहीं पे अगर देखा जाए तो H2 और जल है तो आप दोनों के मोल होना चाहिए फिर, यानी H2 का मोल बटे में H2 का मोल और प्लस जल का मोल। बात समझ में आई कि नहीं। यानी जो मोल प्रभाज होता है अगर हम H2 की बात करें तो N/N और प्लस ये H2O। भाई N जो है ये H2 का मोल है, ये भी H2 का मोल है, और H2O जो है ये H2O का मोल हो जाएगा। बात समझ में आई। मोल प्रभाज क्या होता है, यानी जिसका मोल प्रभाज हम बताते हैं उसके मोल और बटे में कुल मोल होता है, तो इसी को मोल प्रभाज कहते हैं। तो जैसे x जो है मोल प्रभाज H2 की अगर हम बात करें, देखो अगर इसके हिसाब से देखा जाए यानी यहाँ पर P H2 कर दिया जाए, यानी हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है,
तो KH रहेगा ही रहेगा, इंटू XH2 की बात कर लिया जाए तो ये आपका फार्मूला जो यहाँ पे बनेगा, तो ये भाई अगर आप इसको आप रोक रहे हो तो इनके साथ वाला नीचे जाएगा, तो ये आपका PH2 हो जाएगा। अरे हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये KH जो है नीचे आ जाएगा। यही तो है। ऐसा हमने क्यों किया? देखो कह रहा है कि KH का मान यानी H2 और जल के लिए KH का मान इतना टोर है, यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब, यानी विलयन के ऊपर H2 हाइड्रोजन गैस का जो विलयन के ऊपर आंशिक दाब है ये दे रखा है 760। देखो ये हमारा दे रखा है इसीलिए हमने ऐसे किया है, तो ये 760 टोर है और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है इन्होंने कह दिया है KH का मान 5.34 गुणे 10⁻7 टोर है। ये दोनों दे रखा था तो हम XH2 जो है यहां से निकाल लेंगे। तो XH2 जब निकालेंगे, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे जो हमारा दे रखा है हमें जो है XH2 यहां से प्राप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगा? ये P जो है H2 कर लेंगे, ये मोल प्रभाज भी H2 का हो जाएगा, इसी को ये ऊपर चला जाएगा और इसको हम निकालेंगे तो इस तरीके से बटे में आ जाएगा। और ये दोनों दे रखा है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे 142.3 गुणे 10⁻7 के करीब जो है ये इसका मोल प्रभाज आ जाएगा। आप जानते हैं मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती। तो आपका XH2 मिल गया, इतनी बात तो समझ में आ। अब आप जानते हैं कि अगर हम मोल प्रभाज की बात करें किसकी, XH2, तो XH2 का मोल प्रभाज अभी अभी हमने कहा ये हो जाएगा n, मान लेते हैं इसका मोल किसका, H2 का मोल हो जाएगा बटे n H2 का मोल हो जाएगा, दूसरा n जो हमारा होगा वो H2O का मोल होगा। बात समझ में आएगी नहीं? अरे इसके मोलक संख्या X है, हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस के मोलक संख्या बटे में हाइड्रोजन गैस का मोल और प्लस अब जल में घोले हो तो जल का मोल, ये इसका जो है हाइड्रोजन गैस का मोल प्रभाज कहलाता है। कितनी बात समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन में कहा माना जल तथा विलयन का घनत्व समान है, तो इन्होंने इनके कहने के अनुसार NH2O बराबर NH2 दोनों बराबर। अरे जब दोनों बराबर है तो जहां NH2O लिखा है और NH2 लिखा है, जब दोनों बराबर हैं उतने हैं तो दोनों में से एक ही ले लेते हैं। तो ये हमारा जो बन के आ जाएगा ये होगा NH2 अपान NH2। भाई NH2 हो गया ये ऊपर वाला, और नीचे वाला ये दोनों बराबर था तो चाहे NH2 लिख लो चाहे NH2O लिख लो। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये हाइड्रोजन का मोल हो गया और ये जल का मोल हो गया। समझ में आ गई? अब बात ये है कि हम ये जल का मोल कहां से लाएंगे? तो जल का मोल जो है अगर हम 1 लीटर में बात करें, ये जो हमारा विलयन होगा वो 1 लीटर होगा, तो 1 लीटर में आप जानते हैं NH2O, यानी इसका हम मोल अगर जल का निकालते हैं तो जल का भार मतलब 1 लीटर। अरे यहीं से तो निकालोगे, N बराबर होता है W अपान M, यही तो होगा। अब जल के मोल निकाल रहे हैं तो 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 हो जाएगा, W की मात्रा ये 1000 हो जाएगा, यानी भार इसका इतना होगा। और M जल का अणु भार मतलब ये 18 जो है जल का अणु भार है, मोलर मास है। आप जानते हैं H2O का निकालोगे 2 हो जाएगा और प्लस 16 और 2 18 हो जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 55.5 मोल ये जो है जल का मोल जो है निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो आपके पास क्या क्या मिल गया, एक तो आपको ये मिल गया XH2 ये आपका निकला है, दूसरा जो है आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये XH2 ये मिल गया है, ये मिल गया, तो यही तो ज्ञात करना है ना, H2 गैस की विलयता निकालना है। तो इसकी जो विलयता हम निकालेंगे यहीं से निकाला जाएगा। ये हाइड्रोजन के मोल प्रभाज होगा, ये हाइड्रोजन का मोल प्रभाज होगा, तो ये हाइड्रोजन का मोल प्रभाज ये होगा। तो इसको बटे में जब लेंगे तो ये इनके साथ जाएगा, NH2 हो जाएगा, XH2 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। अब इसमें आपको पता क्या है, XH2 की वैल्यू जो है यहाँ आपका निकला हुआ है, तो ये आ जाएगा 142.3 गुणे 10⁻⁻7 हो जाएगा ये। और H2O का अभी अभी निकाले हो 55.5,
इन दोनों को आपस में गुणा करा दीजिए तो आपको N हाइड्रोजन गैस की जो विलेयता है 7.89 गुणे 10 -4 मोल प्रति लीटर जो है H2 गैस, मोल प्रति लीटर जो है H2 गैस आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखो एकदम सिंपल सी बात है, कहा गया H2 और जल के लिए KH का मान इतना है तो दे रखा है, तो आप जानते हैं जो फार्मूला है कि P बराबर KH इंटू x जो है आपका मोल प्रभाज होता है उसका। तो अगर इस पर हम ये x की जगह हाइड्रोजन की गैस लेकर के माने तो ये XH2 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो PH2 ऊपर हो जाएगा, KH हेनरी कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू दे रखा है, इसको निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पे XH2 यानी निकल के आ जाएगा। अब हमें हाइड्रोजन गैस की विलेयता निकालना है, तो आप जानते हैं कि जो मोल प्रभाज होता है इसका हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन गैस की मोलक संख्या और हाइड्रोजन और तथा H2O यानी जल दोनों की मोलक संख्या अब दोनों बराबर है, तो हमने यहाँ केवल जल के मोल ले लिया। क्यों? क्योंकि हम जल में घोल रहे हैं तो जल का घनत्व चूंकि 1 लीटर में हम बना रहे हैं तो हमें पता रहेगा, तो यहाँ से हमने H2O ले लिया तो दोनों में से एक लेंगे तो ये हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा। अब बाद में जो है NH2O जो है हमारा, देखिए अब इसको जब निकालेंगे हम, कहां से निकालोगे? आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर जल के मोल्स निकालो W/M से निकलता है, तो चूंकि एक लीटर की बात हो रही है मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ घनत्व जो है इसका घनत्व के हिसाब से निकालेंगे तो 1000/18 हो जाएगा, 18 इसका अणुभार है, W/M से इसको निकालेंगे तो ये 55.5 मोल होता है, यानी जल के घनत्व पर जो है इसका जो जल का मोल्स होते हैं वो यहां से आ जाएगा। तो अब ये जो XH2 है, XH2 बराबर NH2/NH2O ये हो जाएगा। हमें निकालना इसको है तो इसको रोक लेंगे, ये इधर आ जाएगा और आराम से ये यहाँ पे निकाले हैं, इसको यहाँ पे दोनों को रख करके गुणा करा देंगे और गुणा कराने के बाद हमारा जो है मोल प्रति लीटर जो है H2 गैस निकल के हाइड्रोजन गैस की विलेयता आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो ये तो था, इसी टाइप से और भी न्यूमेरिकल है, लगाइएगा। तो इस क्लास में हमने हेनरी के नियम को कंप्लीट देख लिया है। अब अगले क्लास में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा।